आज हम दोस्तों समानता का मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और इस मौलिक अधिकार की जानकारी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़े। अनुच्छेद 14 में दो बातों का ध्यान रखना कि विधि के समक्ष समानता, यह कंसेप्ट तो कौन से देश के संविधान से लिया गया? यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। दूसरी बात, विधि का समान संरक्षण, यह कंसेप्ट अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 15, राज्य या हमारे देश की सरकार धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, लेकिन सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को विशेष सहायता देने के लिए इस मौलिक अधिकार का सरकार उल्लंघन कर सकती है। महिलाओं को विशेष सुविधा देने के लिए या फिर बच्चों का विकास करने के लिए भी इस प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। और शैक्षणिक संस्थान में दोस्तों सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अनुच्छेद 16 में लिखी गई है बात की लोक नियोजन में सरकार सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगी। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत कर दिया गया और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1957 में बना, जिसमें 1976 ईस्वी में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत कर दिया गया, लेकिन आज भी सेना और विद्या से संबंधित उपाधियां दी जा सकती है, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, पद्म पुरस्कार प्रदान करना। सूचना का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के या एम में है। सूचना का अधिकार का जन्मदाता देश स्वीडन है, जहां 1776 ईस्वी में सबसे पहले सूचना के अधिकार को मान्यता मिली। इसका उद्देश्य है पारदर्शी प्रशासन बनाना। आरटीआई इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत में सूचना के अधिकार की शुरुआत राजस्थान से हुई 1990 के दशक में। प्रमुख प्रतिनिधि थे अरुणा राय और इन्होंने ब्यावर अजमेर से एक अभियान शुरू किया एक संगठन की मदद से, जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। सन 2000 ईस्वी में सूचना के अधिकार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून का रूप दिया, जिसे भारत सरकार ने 2005 ईस्वी में कानून अधिनियम या एक्ट का रूप दिया। आपसे दोस्तों सेंट्रल लेवल के बारे में सवाल पूछ ले जाए कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया या कब बनाया गया, तो 2005 ये एकदम सही आंसर है। इस एक्ट के अनुसार भारत में एक सूचना आयोग का गठन किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। इस अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र की अवधि तक। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं और नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, लेकिन इन्हें सबसे पहले अमेरिका के संविधान में दर्ज किया गया। भारत के संविधान में भी अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई या संविधान विधेयक के माध्यम से की गई। आगे चलकर कांग्रेस पार्टी का कराची अधिवेशन का आयोजन हुआ सन 1931 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां फिर से पुरजोर तरीके से अंग्रेजों से भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। इन मौलिक अधिकारों की आगे चलकर जो समिति बनी संविधान निर्माण करते समय, उस समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया और मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया आचार्य कृपलानी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया और मौलिक अधिकार जितने अनुच्छेदों में उल्लेखित किए गए हैं उनकी कुल संख्या 26 है। भारतीय संविधान के भाग 3 को इन उपनामों से जाना जाता है। भाग 3 को संविधान का अधिकार पत्र कहते हैं, संविधान की आधारशिला कहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने भाग 3 को संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा है। इसी भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। कि प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है भाई? प्रस्तावना में संशोधन यानी बदलाव करने के अधिकार किसके पास में है? आपको बता दूं,
हमारे देश के ये जो प्रस्तावना है इसके मूल ढांचे में तो परिवर्तन किया नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रस्तावना में जितने भी प्रकार के जो संशोधन के अधिकार हैं वो दोस्तों संसद को दिए गए हैं भाई। किसको दिए गए हैं? भारतीय संसद को दिए गए हैं या भारतीय व्यवस्थापिका को दिए गए हैं, जिसमें संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि इसके अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये मिलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में बदलाव कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। और ये जानकारी मिलती है हमें दोस्तों 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। इस समय दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन के जो सारे अधिकार हैं वो संसद के पास रहेंगे भाई। किसके पास रहेंगे? संसद के पास। तो यहां दोस्तों आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या अब तक भारत के संविधान की इस प्रस्तावना या उद्देशिका में कोई संशोधन किया गया है? हां दोस्तों, बिल्कुल किया गया है। कब किया गया भाई? इसमें दोस्तों संशोधन किया गया, और यही आपका 5वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्या संशोधन किया गया भाई? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1976 ईस्वी में। और इस समय दोस्तों भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए भाई। वो 3 नए शब्द इस प्रकार थे। एक तो जोड़ा गया समाजवाद शब्द। क्या जोड़ा गया भाई? समाजवाद। दूसरा शब्द जोड़ा गया दोस्तों पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता यानी इस देश का कोई एक धर्म नहीं है, यहां सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। इस पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं। और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया उसका नाम है दोस्तों अखंडता। उस शब्द का क्या नाम है भाई? अखंडता। तो ये 3 महत्वपूर्ण शब्द अब तक भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। कुल मिला के अपन बात यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। और इस संशोधन में भारतीय संविधान की इस उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। एक तो समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता। अपना जो भारत है ना दोस्तों प्राचीन समय में इस प्रकार से था। यहां समझा देता हूं मैं आपको, छोटा सा भारत का मानचित्र बना के। यहां ये इस प्रकार से था दोस्तों प्राचीन समय में। अपना ये जो भारत था वो थोड़ा इस टाइप का था। ठीक है, ये तो वर्तमान का भारत है अपना, ये वर्तमान का इंडिया है दोस्तों, आधुनिक भारत जिसे बोलते हैं। भारत का एक हिस्सा दोस्तों ये यहीं पर था 1947 से पहले, जहां वर्तमान समय में बांग्लादेश है। और जिस समय भारत का विभाजन किया गया था ये 15 अगस्त 1947 को, इस समय यहां पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया भाई। कौन सा देश बनाया गया? पूर्वी पाकिस्तान। और भारत का एक और हिस्सा दोस्तों यहां पर था, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये भारत के पश्चिमी भाग में था, यहां भी पाकिस्तान देश बनाया गया, इसलिए यहां पश्चिमी पाकिस्तान देश बनाया गया। तो पाकिस्तान नाम से विभाजन के टाइम पे 2 देश बने थे भाई, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के स्थान पर तो वर्तमान का पाकिस्तान है, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर वर्तमान समय में बांग्लादेश बन गया भाई। कौन सा देश बन गया? बांग्लादेश। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, या जिस समय भारत का विभाजन हुआ, इस समय दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया था 14-15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में स्थित लाल किले की प्राचीर से। उस भाषण का नाम था भाई नियति के साथ वादा। नियति के साथ वादा, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि आजादी के समय 14-15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया गया लाल किले की प्राचीर से, उस भाषण का क्या नाम था?
उसका नाम था नियति के साथ वादा या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों भारत में हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। महिलाओं की संख्या 15 थी, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अजाज रसूल थी। अनुसूचित जनजाति महिलाओं की संख्या 33 थी। क्लीमेन एटली ने भारत की आजादी से संबंधित घोषणा की भाई 20 फरवरी 1947 को। इन्होंने कहा कि 30 जून 1948 से पहले आजादी दे दूंगा, जबकि इस समय से पहले ही भारत को आजादी मिल गई। क्लीमेन एटली ने माउंटबेटन योजना भेजी 3 जून 1947 को, जिसे जून थर्ड प्लान कहते हैं, और इसी योजना के अनुसार भारत को स्वतंत्रता मिली। इस योजना की प्रमुख बातें थी, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटेन के सम्राट ने हस्ताक्षर किए। 22 जुलाई को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्थापना हुई। 15 अगस्त को भारत को आजादी दे दी गई और भारत का विभाजन हो गया। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, नियति के साथ वादा या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हमारे देश के राष्ट्रगीत का नाम है वंदे मातरम। इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपने उपन्यास आनंद मठ से ग्रहण किया था भाई। वंदे मातरम की गायन की समय सीमा 65 सेकंड या 1 मिनट और 5 सेकंड है। पहली बार वंदे मातरम का गायन 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया, और इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो बैठक थी वह रहीमतुल्लाह सयानी नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। और राष्ट्रगीत हमेशा संसद के सभी अधिवेशनों के समापन पे गाया जाता है, जबकि संसद के अधिवेशनों की शुरुआत राष्ट्रगान जनगण मन से की जाती है। भारत में राष्ट्रगीत को स्वीकृति 24 जनवरी 1950 ईस्वी को मिली, और यह संविधान सभा का एक महत्वपूर्ण कार्य था। 24 जनवरी 1950 महत्वपूर्ण डेट है। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक का दिन था। इसी दिन राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, इसी दिन वंदे मातरम स्वीकार किया गया, और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1950 से 1962 ईस्वी तक रहा। ठीक है दोस्तों, देश के राष्ट्रीय गान या नेशनल सॉन्ग का नाम है जन गण मन। इस जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे भारत भाग्य विधाता शीर्षक से ग्रहण किया, जो तत्वबोधिनी उपन्यास का भाग माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में यह जानकारी जरूर ध्यान रखें कि ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और इनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था, या गीतांजलि रचना के लिए दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में पहली बार जनगण मन दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और पहली बार जनगण मन गाने का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी जी को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति 24 जनवरी 1950 ईस्वी को मिली। यह तारीख जरूर ध्यान रखना, यहां से बहुत बार एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को कब स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय गान गाने के लिए अधिकतम कितना समय लगता है? 52 सेकंड, और कम से कम कितना समय लगता है? 20 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गान में कितने तो पद हैं और कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 5 तो है पद और 13 है पंक्तियां। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कब किया गया? 1919 ईस्वी में किया गया। और किस नाम से इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। सवाल पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आईएनए के सिपाही कैप्टन राम सिंह ठाकुर को दिया जाता है। लास्ट सवाल, भारतीय संसद
यह भारतीय विधायिका की शुरुआत तो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रीय गान जनगण मन के द्वारा होती है। और इस संसद के अधिवेशन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के द्वारा होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14-15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार इस नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया। आ गई बात समझ में? एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेंगे कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार नवग्रहित तिरंगे झंडे को कब फहराया गया था? 14-15 अगस्त 1947 को। और यह तिरंगा झंडा किनके द्वारा फहराया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। और कहां पहली बार फहराया गया था? दिल्ली में स्थित लाल किले की दीवार पर पहनाया गया था। आ गई बात समझ में दोस्तों? स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, इसमें प्रधानमंत्री और बाहरी मामले थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और कांग्रेस पार्टी के थे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, ये गुजरात के रहने वाले थे और ये भी मूलतः कांग्रेस पार्टी के थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया, जो एक सिख प्रतिनिधि थे और हरियाणा राज्य से थे। वित्त मंत्री बनाया गया दोस्तों आर के षणमुखम चेट्टी को, जो एक अर्थशास्त्री थे। शिक्षा मंत्री बनाया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि थे और दोस्तों सऊदी अरब के रहने वाले थे। श्रम मंत्री बनाया गया था जगजीवन राम को। जगजीवन राम दोस्तों पिछड़े वर्ग से थे, इन्हें बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है और अब तक राजनीतिक जीवन काल इनका सबसे ज्यादा लंबा रहा है भाई। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये पेशे से एक विधिवेता या वकील थे और दलित नेता थे। प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बनाया गया था दोस्तों रफी अहमद किदवई को, जो मुस्लिम समुदाय के नेता थे। उद्योग मंत्री बनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोस्तों एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। इन्होंने जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी और यही जनसंघ पार्टी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का रूप ले लेती है। प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया राजकुमारी अमृता कौर को, जो दोस्तों महिला प्रतिनिधि थी। और इस प्रकार स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर बनी। और स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल मंत्री बने थे दोस्तों जॉन मथाई, जो एक व्यवसायी थे। प्रमुख समितियां, झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे, वित्त समिति के अध्यक्ष भी थे और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी थे। लेकिन कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति और नागरिकता से संबंधित जो तदर्थ या अस्थायी समितियां बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। और प्रांतीय संविधान से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन प्रांतीय संविधान से संबंधित जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। मूल अधिकारों से संबंधित बनाई गई समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त को किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति आदि नामों से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा में इन 296 सदस्यों का चुनाव करवाने के लिए संप्रदाय को आधार बनाया गया और संप्रदाय के आधार पर भारत में इन सीटों को 3 भागों में बांट दिया गया भाई, कि एक तो सामान्य कैटेगरी से चुनाव लड़वाना है, एक मुस्लिम कैटेगरी से सदस्यों का चुनाव करना है और एक सिख और अन्य समुदाय से या निर्विरोध समुदाय से वोटों को चुनाव करवाना है या सीटों का चुनाव करवाना है। सामान्य कैटेगरी के लिए 213 सीटें रखी गई, मुस्लिम कैटेगरी के लिए 79 सीट रखी गई और सिख और अन्य के लिए 4 सीट रखी गई। अब मेन बात यह है कि सामान्य कैटेगरी के लिए तो चुनाव लड़ने के लिए उस टाइम पे भारत में बड़ी पार्टी कौन सी थी भाई? सामान्य कैटेगरी का नेतृत्व तो किया कांग्रेस पार्टी ने। कौन सी पार्टी ने किया दोस्तों? कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी स्थापना
1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ठीक है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे या जो मुस्लिम सीटों का नेतृत्व किया था, वह जिस पार्टी ने किया था उसका नाम था भाई मुस्लिम लीग। उस पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का नाम मुस्लिम लीग था भाई। ठीक है, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में। और ये जो बाकी की शेष सीटें थी, इसका जो चुनाव लड़ने वाला था वो दोस्तों अन्य सभी छोटे मोटे राजनीतिक दल थे, और इसमें जितने भी जो निर्विरोध थे, निर्विरोध पार्टियां थी या निर्विरोध नेता थे, वो भी दोस्तों इसी ग्रुप में शामिल थे। यानी यहां से चुनाव लड़ने वाले न तो मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ रहे थे और न ही कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। तत्कालीन भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी भाई। ठीक है, अब चुनाव हुआ भाई जुलाई अगस्त 1946 में। चुनाव होने पर कांग्रेस पार्टी को 213 में से 208 सीट प्राप्त हुई भाई। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुए, उन चुनाव के परिणाम के अनुसार सामान्य कैटेगरी के जो 213 सीटें थी, उनमें से कांग्रेस में को कितनी सीटों पर विजय हासिल हुई भाई? 208 सीटों पर। मतलब एक बड़ी जीत दर्ज की है इसने उस समय में। जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम लीग ने 79 में से दोस्तों 73 सीटों पर विजय हासिल की भाई। कितनी सीटों पर? 73 सीटों पर। और जो बाकी की सीटें बच गई ना दोस्तों, कि 208 प्लस 73, इनको जोड़ा जाए और यहां निर्विरोध और अन्य राजनीतिक दलों को जो सीटें मिली, इनकी संख्या 15 थी भाई। कितनी थी? 15। तो देख लीजिए, कांग्रेस ने तो 213 में से 208 सीट हासिल की, मुस्लिम लीग ने 79 में से 73 सीट हासिल की, सिख, निर्विरोध और अन्य छोटे मोटे राजनीतिक दलों को 15 सीटें हासिल हुई भाई। कुल मिला के 208 प्लस 73 प्लस 15 यानी 296 सीटों का चुनाव हो गया भाई। जैसे ही ये चुनाव संपन्न हुआ, भारत में एक संविधान सभा का गठन हो गया भाई। संविधान सभा अस्तित्व में आ गई। भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही या बैठकें इस प्रकार है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यह बैठक अपनी दिल्ली में संसद भवन के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। यहां पुस्तकालय भवन और दिल्ली का विशेष रूप से ध्यान रखना। पहली बैठक की खास बात यह रही कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी, अभी तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव अगली बैठक में होगा। ठीक है, दूसरी खास बात यह थी पहली बैठक की कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया, यानी वो शामिल नहीं हुए और उन्होंने अलग से पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की मांग कर ली। तो तत्कालीन भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल जो माउंटबेटन थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी भाई। और जिस दिन अलग संविधान सभा की घोषणा की थी, उस दिन तारीख थी 22 जुलाई 1947। ठीक है, अब यहां ये वायसराय के बारे में जानकारी दे दूं आपको। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे भाई। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई भाई। ठीक है, इस बैठक की विशेष बातें रही। इसमें एक तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। इन्हें ये उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। इस दूसरी बैठक में एक तो उपाध्यक्ष चुना गया भाई, एच.सी. मुखर्जी। दो उपाध्यक्ष चुने गए। एक का नाम तो एच.सी. मुखर्जी था और दूसरे का नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। और जो संवैधानिक सलाहकार था वह बेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया भाई। ठीक है, इन दो बैठकों के अलावा संविधान सभा की एक तीसरी बैठक भी हुई थी भाई। संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर के 2 दिन बाद में हुई भाई। 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। बैठक याद करने का यह बहुत ही आसान तरीका है। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद में भाई 11 दिसंबर को,
और तीसरी बैठक इसके भी 2 दिन बाद में यानी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 की सबसे खास बात यह थी कि इस बैठक में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया भाई। इस बैठक में क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। यहां आपसे सीधा साधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक की विशेष बात क्या थी? इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया भाई? तीसरी बैठक में संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? यह रखा था दोस्तों पंडित जी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने भाई। इन्हें चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह भारत में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। अर्थात अब तक प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है और राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है। इन दोनों ही व्यक्तियों के बारे में एक एक कॉमन बात और लागू होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की इस तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा भाई। इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली भाई? इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? इसे स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947। तारीख ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट मिशन आयोग के 3 सदस्य थे भाई। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, साथ ही ये भारत सचिव भी थे भाई। आपसे पूछ ले जाए जब कैबिनेट मिशन आयोग भारत आया उस समय भारत सचिव पद पर कौन नियुक्त थे? यही व्यक्ति नियुक्त थे भाई, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसका दूसरा सदस्य सर स्टीफर्ड क्रिप्स था जो 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष भी था और ये व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी था। कैबिनेट मिशन का तीसरा सदस्य एवी अलेक्जेंडर था जो ब्रिटिश नौसेना मंत्री बताया जाता है। कैबिनेट मिशन आयोग की प्रमुख बातें इस प्रकार थी। एक तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस विधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की जाएगी। 389 सदस्यों का चुनाव इन 3 प्रशासनिक इकाइयों से किया जाएगा भाई, ब्रिटिश प्रांत से, चीफ कमिश्नरों से और देशी रियासतों से। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी, चीफ कमिश्नरों की 4 थी और देशी रियासतों की 565 थी। ब्रिटिश प्रांतों से तो 292 सदस्यों का चुनाव होना था, चीफ कमिश्नर से 4 सदस्यों का चुनाव करवाना है, ऐसा कहा गया था भाई कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में। यानी कुल मिला के 296 सदस्यों का चुनाव करवाना था और जो देशी रियासतों के 93 सदस्य थे उनको केवल डायरेक्ट मनोनीत करना था अपनी इस संविधान सभा में। पूछ लिया जाए संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 296 और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ या अप्रत्यक्ष रूप से? ये दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था भाई? 10 लाख की जनसंख्या का करना था। संविधान सभा की ये जो रिपोर्ट थी कैबिनेट मिशन आयोग बनाने से संबंधित, इसकी अंतिम बात ये थी कि सभी राजनीतिक दल मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और वो तब तक भारत में शासन का कार्य करेगी या तब तक सरकार चलाने का कार्य करेगी जब तक भारत का संविधान लागू ना हो जाए। इस संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान है वो सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया 1789 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, इसमें केवल 7 अनुच्छेद है, जबकि दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका का ही माना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है भारत का। ठीक है, भारत के संविधान को पारित तो किया गया 26/11/1949 को। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले संविधान जापान देश में बनाया भाई, लिखित संविधान की बात हो रही है यहाँ। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले लिखित संविधान जापान देश ने बनाया 1860 ईस्वी में।
संविधान के अंदर हमें दोस्तों सबसे पहले शासन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सरकार कौन कौन से तरीकों से चलाई जा सकती है। तो शासन करने के दोस्तों ये अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें सबसे बेस्ट तरीका होता है लोकतंत्र। कौन सा होता है भाई? लोकतंत्र। और आज दुनिया के ज्यादातर देशों में दोस्तों लोकतंत्र है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।